गांव के बीचों बीच एक पुराना कच्चा मकान था जहां गोवर्धन प्रसाद अपनी पत्नी सुमित्रा देवी बेटे रमेश के साथ रहता था। रमेश की शादी हाल ही में हुई थी। रमेश और सुनीता की शादी को अभी कुछ ही महीने हुए थे। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन घर में शांति की उम्मीद जल्द ही टूट गई। सास बहू के बीच छोटी छोटी बातों पर बहस होने लगी, जो धीरे धीरे बड़ी लड़ाइयों का रूप लेने लगी। एक दिन सुबह के समय सुनीता रसोई में काम कर रही थी। तभी उसकी सास सुमित्रा देवी रसोई में आई। सुमित्रा गुस्से से अपनी बहू सुनीता को बोली, बहू, तुमने आज कैसा खाना बनाया है? सब्जी में इतना नमक है, खाना खाने लायक भी नहीं बचा। अब मेरा बेटा काम पे भूखे पेट जाएगा क्या? माँ जी, मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। रमेश जी को पसंद है ज्यादा नमक, और उन्होंने तो कोई शिकायत भी नहीं की कि खाने में नमक ज्यादा है। अरे, मेरे बेटे को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो कोई ज्यादा नमक नहीं खाता। तू तो कल की आई हुई है। मेरे हाथों का खाना बचपन से खा रहा है वो। मुझे पता नहीं होगा क्या उसे कैसे खाना पसंद है। वो काम के चक्कर में ध्यान नहीं दिया होगा उसने कि सब्जी में नमक ज्यादा है। माँ जी, मैं रोज ही सब्जी में इतना ही नमक डालती हूँ। अगर रमेश जी को कम नमक पसंद होता या सब्जी में नमक ज्यादा होती तो वो मुझे बोलते ना कि नमक ज्यादा है। उन्होंने कोई शिकायत नहीं की कभी। सुमित्रा को अपनी बहू का अपनी गलती मानने की बजाय उल्टा जवाब देना पसंद नहीं आया। वह बहू के उल्टा जवाब से चीड़ गई। सुमित्रा अपनी बहू को गुस्से से बोली, अब तू मुझे सिखाएगी कि मेरे बेटे को क्या पसंद है क्या नहीं? तेरी शादी को केवल 1 महीना हुआ है अभी, और तू मेरे बेटे को मुझसे ज्यादा जानने लगी है। 26 साल से मेरा बेटा मेरे साथ, और तू अपनी गलती मानने की बजाय तू बोल रही है कि रमेश को ज्यादा नमक पसंद है। सुनीता अपनी सास को चिढ़ते हुए बोली, माँ जी, ठीक है, मैं रमेश जी को केवल 1 महीने से जानती हूँ, लेकिन सब्जी में नमक ज्यादा होती तो वो बोलते ना। ना ही पिताजी ने कोई शिकायत की। माना एक दिन सब्जी में नमक ज्यादा हो भी गया तो क्या हो गया? कभी कभी हो जाता है। सुनीता, तू अपनी गलती मानने की जगह सफाई दे रही है मुझे। और मेरा बेटा काम पर जाता है, पूरा दिन मेहनत करता है, और तू उसे 2 वक्त का खाना भी अच्छे से बना के नहीं दे सकती। मुझे बोल दिया कर, अपने बेटे के लिए खाना मैं बना लूंगी। वैसे भी तुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, कैसे भी बना के परोस देती है। तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया है क्या? माँ जी, मेरी माँ ने मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाया है। बस एक दिन क्या, नमक ज्यादा हो गया, आप मुझे खरी खोटी सुनाने लगी। आपको तो केवल बहाना चाहिए, एक मौका नहीं छोड़ती मुझे सुनाने का। बस मौका मिलना चाहिए। देखो तो जुबान कैसे चल रही है तुम्हारी। एक तो गलती करे ऊपर से जुबान भी कैंची की तरह चला रही है। क्या तेरी माँ ने तुझे यही सिखाया है? आने दे, रमेश को शाम को बताती हूँ उसे कैसे तेरी जुबान चलती है। इतना बोलकर सुमित्रा गुस्से से रसोई से जाने लगी और मुंह में बड़बड़ाने लगी, इसको तो मैं बताती हूँ, बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। जाओ माँ जी, कर दो रमेश जी से शिकायत, मैं भी देखती हूँ। आप कितना भड़का सकते हो उनको मेरे खिलाफ? आप तो केवल बहाने ढूंढती है लड़ने के। शाम को रमेश घर आया। वह आके सीधा अपने कमरे में गया जहां उसकी पत्नी सुनीता बैठी हुई थी। रमेश कमरे में जाके बैठ गया। सुनीता उसके पास आई और बोली, रमेश जी, आप मुंह हाथ धो लो, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं सुनीता, आज मन नहीं है चाय पीने का, रहने दो तुम। मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। रमेश हाथ मुंह धोकर आया और अपने बेड पर बैठ गया। सुनीता उसके पास ही खड़ी थी। वह रमेश से बोली, रमेश जी, आज सब्जी में नमक ज्यादा थी क्या? माँ जी बोल रही थी कि सब्जी खाने लायक नहीं था, और मैंने वहीं टिफिन में डालकर दे दिया आपको। इतने में ही उनके कमरे में सुमित्रा देवी आ गई। वह गुस्से से बोली, वाह बहू, मेरे बेटे के आते ही तू उससे मेरी शिकायत करने लगी। नहीं माँ जी, मैं तो सिर्फ उनसे पूछ रही थी कि सब्जी बेकार बनी थी क्या। अरे तो सुबह ही मैंने तुझे बताया था ना, तुझे समझ नहीं आया क्या? मेरा बेटा थक के आया है, आराम करने दे उसे। पर नहीं, तू है कि सवाल पर सवाल कर रही है। तभी रमेश अपनी माँ से बोला, माँ, ऐसा कुछ नहीं है। सुनीता तो बस पूछ रही थी। तू चुप रह। ज्यादा अपनी पत्नी की गलतियों पर पर्दा डालना बंद कर। तू तो अभी से जोरू का गुलाम बनने लगा है। और सुनीता, तूने इसे चाय क्यों नहीं दी? अब बेकार खाना बनाने के साथ काम चोरी भी करने लगी है। माँ तो सुनीता पर क्यों गुस्सा कर रही है? मैंने ही मना किया इसे चाय बनाने के लिए। हाँ हाँ, अब तू भी इसकी ही साइड ले। एक तो तेरी पत्नी को कुछ बोल दो तो कैंची की तरह जुबान चलाने लगती है, मुझे उल्टे जवाब देती है, और तू इसे और बढ़ावा दे रहा है। माँ जी, मैंने आपसे कोई बदतमीजी नहीं की। आप ही बेकार में मुझसे लड़ती है
आप केवल बहाना ढूंढती हैं मुझे खरी खोटी सुनाने का। देख रहा है रमेश, तेरे सामने ही मुझसे कैसे बात कर रही है। तू नहीं होता है तो सोच कितनी बदतमीजी करती होगी मेरे से। और देखते ही देखते सुमित्रा और सुनीता में तू मैं शुरू हो गई। ये सब देख रमेश को गुस्सा आ गया। एक तो पूरे दिन काम करके थक जाता है और जब घर आता है तो उसे सास बहू का झगड़ा देखने को मिलता है। घर में भी उसे शांति नहीं मिलती। वह दोनों को गुस्से से बोला, माँ सुनीता, तुम दोनों दिन भर लड़ते हो, मन नहीं भरता क्या? कम से कम शाम को तो चुप रहा करो। मैं थक कर घर आता हूं, लेकिन यहां भी शांति नहीं मिलती। मैं जा रहा हूं पिताजी के साथ। बाहर तुम दोनों की लड़ाई खत्म हो जाए तो रात का खाना बना देना। मैं जा रहा हूं। इतना बोलकर रमेश अपने कमरे से निकला और अपने पिता के साथ घर से बाहर चला गया। लेकिन दूसरी तरफ सास बहू का झगड़ा जारी रहा। सुनीता अपनी सास को बोल रही थी कि आपकी वजह से सुरेश जी चले गए, और सुमित्रा बोल रही थी कि तेरी वजह से मेरा बेटा परेशान होकर चला गया। उन दोनों की बहस जारी रही। शाम को सबने मिलकर चुपचाप खाना खाया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। सुनीता रमेश से बोली, सुनिए जी, आप अपनी माँ से कह देना मुझे छोटी छोटी बातों पे न सुनाया करे। कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं, पर वो समझने की बजाय मुझे सुनाने लगती है और मेरे मायके को भला बुरा कहती हैं। तेरी माँ ने तुझे ये नहीं सिखाया, तुझे ये नहीं आता, वो नहीं आती। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। बस भी करो सुनीता। शाम को काफी नहीं हुआ था क्या? तुम फिर से शुरू हो गई। सास बहू की लड़ाई में मैं पिस जाता हूं। चलो सो जाओ, कल मुझे काम पर जाना है। सुनीता मुंह बनाते हुए सोने चली गई। दूसरी तरफ सुमित्रा अपने पति से कह रही थी, सुनिए जी, बेटे पर थोड़ा ध्यान दो। वैसे भी बहू ज्यादा ही जुबान चलाने लगी है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बेटा हाथ से निकल जाएगा और बहू हमें जल्द ही घर से निकाल देगी। अरे सुमित्रा, तुम क्या पूरे दिन बहू से लड़ती रहती हो? बहू को आए केवल 1 महीना हुआ है। उसके लिए ये नया घर है। थोड़ा समय दो, सब सही से सीख जाएगी बहू। तुम तो पूरा दिन बहू के पीछे पड़ी रहती हो। तुम्हें भी लगता है कि मैं ही गलत हूँ? पता नहीं सुनीता ने तुम दोनों पर क्या जादू कर दिया है। जाने दो, तुम्हें भी क्या बोलूं मैं। चलो अब सोने। तभी गोवर्धन प्रसाद अपनी पत्नी से मजाक करते हुए बोला, ऐसा ही चलता रहा, तुम बहू को ऐसे ही रोकते टोकते रही तो मेरा तो पता नहीं, पर तुम्हें बहू जरूर घर से निकाल देगी। बताओ सुमित्रा, फिर तुम कहाँ जाओगी? अब तुम मजाक बनाओ मेरा। इतना बोलकर दोनों सोने चले गए। अगले दिन सुनीता घर की सफाई कर रही थी, तभी पीछे से उसकी सास आ गई। वह थोड़ी देर चुपचाप सुनीता को सफाई करते हुए देखती रहीं, फिर बोली, बहू, देखो पीछे गंदा रह गया है। जब सफाई कर ही रही हो तो अच्छे से करो, वरना मत करो। तुम क्या सिर्फ मुझे दिखाने के लिए सफाई कर रही हो? हाँ, माँ जी मुझे पता है। पूरे घर की सफाई कर रही हूँ तो थोड़ा बहुत गंद रह जा रहा है। एक बार झाड़ू से साफ करने के बाद दोबारा झाड़ू लगाऊंगी। जब सफाई कर ही रही है तो एक बार में ही अच्छे से कर। एक बार तो ठीक से सफाई हो नहीं रही तुझसे, बड़ी आई दोबारा झाड़ू लगाने वाली। बहुत काम चोरी करने लगी है तू। ये सुन सुनीता को गुस्सा आ गया। वह गुस्से से बोली, माँ जी, क्या बात बात पर आप मुझे कामचोर बोलने लगती है? एक तो इतना बड़ा घर है, ऊपर से मैं अकेले साफ कर रही हूँ। आप न तो मेरी किसी काम में मदद करती हैं, बस खड़ी होकर ताने मारती है। जब मैं बोल रही हूँ कि मैं साफ कर दूंगी, तो आप क्यों खड़ी होकर ताने मार रही हैं मुझे? अरे तुझे तेरी माँ ने नहीं सिखाया है क्या ससुराल में कैसे रहना है? कुछ भी बोलो, तेरी जुबान फटाफट चलने लगती है। और तुझे क्या लग रहा है ये काम सिर्फ तू कर रही है? कितने सालों से इस पूरे घर को मैं अकेले साफ करती आई हूँ। और एक तू है निक्कमी, हर बात पे बस बहस करने लगती है। मैं भी एक टाइम पर बहू थी, मैंने कभी अपनी सासू माँ के सामने जुबान नहीं चलाई। मुझे भी कोई शौक नहीं आपसे बहस करने का। आप खुद आती हैं मुझसे लड़ने। अभी मैं चुपचाप सफाई कर रही थी ना, आप ही आई लड़ने। मैं तो अपना काम कर रही थी। तो काम कर रही है तो अच्छे से करना। अब चल काम कर, हाथ चला मुंह नहीं। सुनीता बड़बड़ाते हुए फिर से सफाई करने लगती है और सुमित्रा वहां से चली जाती है। तभी गोवर्धन प्रसाद बोलते हुए वहां आता है। बहू, अरे बहू, मुझे जल्दी से मेरी चाय दे दो। पर जब गोवर्धन प्रसाद सुनीता को सफाई करते देखता है, वह सुनीता से बोला, अच्छा, तुम सफाई कर रही हो, कोई बात नहीं, तुम सफाई करो, मैं खुद ही ले लेता हूँ। नहीं, रुकिए पिताजी, मैं हाथ धोकर।
अभी आपकी चाय लाती हूँ। आप बैठो, मैं चाय लेकर आई। कोई बात नहीं बेटा, चाय ही तो लेना है, कौन सा बनाना है, मैं ले लूंगा, तुम काम करो अपना। तभी सुमित्रा अपने पति की आवाज सुन वहां आ जाती है। सुमित्रा अपने पति से बोली, क्या हुआ जी, कुछ चाहिए आपको? हाँ, मुझे चाय चाहिए थी। सुमित्रा, मुझे एक कप चाय देना, साथ में नमकीन भी लाना। तभी सुमित्रा ने गुस्से से सुनीता को बोला, सुनीता, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? इनको चाय चाहिए, जाओ जाकर इनके लिए चाय और नमकीन लेकर आ। तभी गोवर्धन प्रसाद अपनी पत्नी पर गुस्सा करते हुए बोले, सुमित्रा, तुम पागल हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो बेचारी सफाई कर रही है अकेले। वैसे भी मैंने ही उसे मना किया। जाओ तुम चाय लेकर आओ, पूरा दिन बहू के पीछे पड़ी रहती हो। बहू, तुम अपना काम करो, इसकी बातें मत सुना करो। गोवर्धन प्रसाद के इतना बोलने के बाद उसकी पत्नी उदास होकर उसके लिए चाय लाने चली गई और सुनीता चुपचाप फिर से अपने काम में लग गई। कुछ दिनों से ससुराल में थोड़ी शांति थी। कुछ दिनों से सास बहू के बीच कम बहस होने लगी थी। ये देखकर रमेश और गोवर्धन प्रसाद बहुत खुश थे। शादी के बाद ससुराल में सुनीता का पहला शिवरात्रि था। वह आज ससुराल में पहला त्योहार मना रही थी। घर में आज नई बहू पूजा करने वाली थी। जब सुनीता तैयार होकर अपने कमरे से आई तो सुमित्रा उसे गुस्से से देखने लगी। सुनीता ने पूछा, माँ जी, क्या हुआ? आप मुझे ऐसे गुस्से से क्यों देख रही हैं? मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ क्या? बहू, तू मुझे खुद ही मौका देती है, फिर बोलती है मुझ पर ऐसे ही चिल्लाते हो। जब मैंने तेरे लिए लाल साड़ी निकाल कर रखी थी तो तुमने उसे क्यों नहीं पहना? ये क्या पहन कर आ गई हो? माँ जी, मुझे उस साड़ी का रंग पसंद नहीं आए, इसलिए मैंने वो नहीं पहना। वैसे भी पूजा ही तो करनी है। क्या फर्क पड़ता है साड़ी के रंग से? फर्क पड़ता है। जब मैंने खुद तुझे कोई चीज निकाल कर दी है तो किसी वजह से दी होगी ना। हमारे परिवार में वर्षों से यह परंपरा चली आ रही है। घर की नई बहू पहली पूजा में लाल साड़ी ही पहनती है। सुनीता गुस्से से बोली, माँ जी, ये घर की बनाई हुई परंपरा है और इसे बदली भी तो जा सकती है। कहीं लिखा थोड़ी है कि पहली पूजा में लाल ही साड़ी पहननी है। सुमित्रा को अपनी बहू की बात पर बहुत गुस्सा आ गया। सुमित्रा ने गुस्से से बोला, बहुएं जब ससुराल आती हैं तो ससुराल के नियमों को मानती हैं, लेकिन तुम्हें तो अपने तरीके से चलना है। बहू, तुमने आज तक जितनी भी बदतमीजी की है मैंने कुछ नहीं बोला, पर आज तो तुमने हद कर दी है। अब रहने दो। पूजा भी क्यों करनी है? आधी अधूरी परंपरा को मानकर क्या करोगी तुम? इतना कहकर सुमित्रा गुस्से में वहां से चली गई। एक दिन सुनीता की सहेली सविता उसके ससुराल उससे मिलने आई। अपनी बचपन की सहेली को देखकर सुनीता बहुत खुश हुई। सुनीता ने सविता को अपनी सास से मिलाया, फिर उसे अपने कमरे में ले गई। वहां उन्होंने खूब सारी बात की। फिर अचानक से सविता ने सुनीता से पूछा, और बताओ सुनीता, तुम्हारी सास कैसी है? मैंने तो सुना है कि सास बहुत बुरी होती है। तेरी सास कैसी है, अच्छी की बुरी? सुनीता ने अपनी सहेली सविता को सब सच सच बता दिया। सविता ने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, अगर तुम्हारी सास नहीं रहेगी तो तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। सुनीता ने पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन फिर उसने सोचा, अगर यह औरत मेरे जीवन की शांति छीन रही है तो इसे खत्म करना ही होगा। सविता ने धीरे से कहा, तुम्हें धीरे धीरे उन्हें जहर देना होगा, जिससे उनकी मौत प्राकृतिक लगे। अगले दिन से ही सुनीता अपनी सास के खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाने लगी। यह जहर उसने एक वैद्य से लिया था, जो धीरे धीरे असर करता और किसी को शक नहीं होता। पहले तो सुमित्रा देवी को कुछ नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही दिनों में उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अरे बहू, न जाने क्यों मुझे कमजोरी लग रही है। खाना भी बेस्वाद लगने लगा है। सुनीता अपनी सास की बात सुनकर भीतर ही भीतर खुश हो रही थी, लेकिन उसने एक और बदलाव देखा। जैसे जैसे सास की तबीयत बिगड़ रही थी, वैसे वैसे वह सुनीता पर पहले से ज्यादा निर्भर होने लगी। सुनीता, मुझे पानी दे दे बेटा। बहू, आज मेरे सिर में बहुत दर्द है, क्या तुम थोड़ा तेल लगा सकती हो? पहले जो औरत उसे हर वक्त ताने देती थी, अब वही उसे प्यार से बेटा कह रही थी। सुनीता को महसूस हुआ कि उसकी सास कोई राक्षस नहीं थी। वह सिर्फ जमाने की आदतों में ढली हुई एक औरत थी, जो उसी सख्ती से घर चलाती थी जैसे उसे उसकी सास ने सिखाया था। अब सुनीता अपनी सास की देखभाल में दिन रात लगी रहने लगी। वह उनके लिए खाना बनाती, दवा देती और हर समय उनके पास रहती। धीरे धीरे सुमित्रा देवी की तबीयत में सुधार होने लगा। उन्होंने सुनीता को गले लगाया और कहा, बहू, तुम बहुत अच्छी हो।
मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन तुमने मेरी इतनी सेवा की। मैं धन्य हूँ कि मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिली। सुनीता अपनी सास से माँ जैसा प्यार पाकर खुशी से रोने लगी और बोली, माँ जी, मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अब मैं आपकी सच्ची बेटी बनकर रहूंगी। सुमित्रा देवी मुस्कुराईं और उसे आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद सुनीता और सुमित्रा देवी के रिश्ते में प्यार और समझदारी आ गई। दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रखने लगीं और उनके घर में हमेशा प्रेम और शांति बनी रही। If you enjoyed this video, please like, comment, and subscribe for more content. Thanks for watching.